हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है। तो गाइज, यूपी पीसीएस मेंस 2024 की हमको तैयारी करनी है। आखिरी 1 महीने बच गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिरी 1 महीने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पेपर के हिसाब से। एक एक करके हम बात करेंगे जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक, पेपर वाइज स्ट्रैटेजी। ठीक है, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? अब कोई नई चीज प्लान तो बनाना नहीं है। हमने इतने टाइम से जो मेहनत की है, अब उस मेहनत को रिफाइन करना है। ठीक है, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हम साइड करेंगे और काम की चीजों पे हम फोकस करने वाले हैं। हर पेपर अपने में एक नई स्ट्रैटेजी लेके आता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अभी यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स होगा आपका अक्टूबर में, है ना। कई बच्चे उसको भी टारगेट कर रहे होंगे। कई बच्चे हैं जिनके लिए ये आखिरी अटेम्प्ट होगा इनका मेंस। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये मे बी ये पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने मेंस लिखा है। बहुत अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स हैं, सबकी प्रिपरेशन का लेवल अलग होगा। ठीक है, लेकिन देखो, एक आखिरी महीने में ना, हमारे पे लगभग 25 जून का आपका पेपर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इसको 1 महीने ही है आपके पास। इस 1 महीने में हमें क्या वो चीज़ें करनी है जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स मेंस में ले आए। मेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका रैंक बनेगा। आपको एक सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेंस के मार्क्स डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू केवल 100 नंबर का है। तो इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज आपको मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है किसी को 5 नंबर ज़्यादा मिल गया, किसी को 5-10 नंबर कम मिल गया। लेकिन मेंस है एक ऐसी स्टेज, रिटन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम 100 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या मेन चीज़ों को करना है। ठीक है, आपका दिन कितने हिस्सों में डिवाइडेड होना चाहिए, मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ऑलराइट, देखिए, 2 जनरल स्टडीज के पेपर आपको पढ़ने हैं डेली बेसिस, राइट। 2 जीएस पेपर मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे अगर आप जीएस 1 कर रहे हो तो साथ में उठा लो जीएस पेपर लेट्स से 5, क्योंकि पेपर 5-6 को साथ में लेके चलना जरूरी है। या जीएस पेपर 2 कर रहे हो तो साथ में कर लो जीएस पेपर 6। ओके, तो ये चीज है, 2 जीएस के पेपर को आप पढ़ना है। दूसरी चीज क्या करनी है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 से, सॉरी 2018 से 2023 तक, ये जो पढ़ रहे होगे ना, पढ़ने के साथ साथ जो थ्योरी है, ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी सिलेबस की एक एक लाइन, सिलेबस की आपकी जो लाइंस है ना, हर लाइन के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपके पास 5 पॉइंटर्स नोट्स तैयार होने चाहिए। 5 पॉइंटर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट वुमेन के ऊपर, सेकुलरिज्म 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट ये मैं 5 पॉइंट्स तो लिख के आऊंगा। उन 5 पॉइंट्स में एक करंट का एग्जाम्पल भी होना जरूरी है। अगर सेकुलरिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो देखो इस टाइम क्या बात हुई जिसमें हम सेकुलरिज्म को फोकस कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, इसके ऊपर कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, कोई ऐसी केस स्टडी है आपको याद आ रही है, राइट। चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो या कोई और जिसमें सेकुलरिज्म एज अ प्रिंसिपल को वायलेट किया गया या वो इशू में आया है, ठीक है, तो वो इस टाइप के पॉइंटर्स आपके पास 5 पॉइंटर्स तैयार हो चाहिए। अब जब आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस जीएस से रिलेटेड आपको उसका आंसर, उसका भी स्ट्रक्चर बना के रख लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 70-80% क्वेश्चन फिर से उसी रूप में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर सेकुलरिज्म का क्वेश्चन पिछले बार कुछ पूछा तो इस बार भी पूछेगा, मे भी हो सकता है कम्युनलिज्म के ऊपर इस बार आ जाए,
ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको स्ट्रक्चर बना के रखते रहना है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। मान के चलो कोई टॉपिक है, लेट्स से आप बोल दो कि जीएस पेपर 2 का ले लेते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक टॉपिक हम ले लेते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर मतलब ये होता है आपने अपनी एक A4 शीट पे, राइट, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास पहले से बना हुआ इंट्रोडक्शन क्या लिखते हैं, आप जुडिशियल एक्टिविज्म को एटलीस्ट डिफाइन कर दो। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया इंट्रो का। दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई प्रेजेंट केस को मेंशन कर दो, ओके, कोई केस मेंशन कर दो जिसमें जुडिशरी ने एक्टिवली उस केस को अपने हाथ में लिया। जैसे अभी रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने, ठीक है, एमपी हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक मिनिस्टर को सीधा सीधा पुलिस को बोला कि एफआईआर करिए क्योंकि इन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बदनाम किया। तो कोर्ट ने डायरेक्टली सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया उसका। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। तो आप कोई केस स्टडी से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको इंट्रोड्यूस करना। ठीक, फिर आपको इसके स्ट्रक्चरिंग में एक और चीज़ रखना है कि बॉडी बोल रहा हूँ, आपको इसमें मेंशन करना है कुछ केस स्टडीज 1 2 3। आपको एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल रेडी करना है जिसमें कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म शो किया हो। जैसे सबरीमाला केस जो था, है ना, तो 2-3 एग्जाम्पल उनको बना के भी रख लो। राइट, अब आता है कि भाई इसके प्रोज एंड कॉन्स, कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवर रीच में बदल जाता है कई बार। बहुत ही थिन लाइन होती है इनके बीच में, तो ये कैसे नहीं बदले, क्यों नहीं बदले, है ना, इसके ऊपर भी छोटा सा 2 पॉइंट बना के रख लो। और एट द एंड आपको कंक्लूजन लिखना होगा तो प्री मेड कंक्लूजन बना लो कि एक बहुत ही थिन लाइन रहती है एक्टिविज्म और ओवर रीच के बीच में, जिसको एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि भारत में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है बट एक चेक्स एंड बैलेंसेस है। ठीक है, इस टाइप से आप बना के स्ट्रक्चर रख लो इंट्रोडक्शन, ताकि आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़े। जुडिशियल एक्टिविज्म आया, चलो इंट्रोडक्शन ये लिखना है, बॉडी क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगी, मेरे पे एग्जांपल भी मैंने केस बना के रखा हुआ था पहले से, और कंक्लूजन भी। ये होता है स्ट्रक्चरिंग करना। ओके, स्ट्रक्चरिंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं और आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को बना के रख लो। और इसके लिए आपके लिए मैं बहुत अच्छा सोर्स मैंने बनाया है, हमारी सक्सेस माइंड की ऐप पे 2018 से लेके 23 तक जीएस पेपर वाइज हमने वो नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आप उसका आंसर देखिए, आपको प्री मेड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सक्सेस माइंड की ऐप से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गॉट इट, एनरोल कर सकते हैं। पूरा सारा चीज़ आपको सॉल्व वहाँ पे हमने मेंशन की हुई, राइट। तो दिन का जो पहला पार्ट हो गया, आपने 2 जीएस के पेपर को पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग की। अब आइए, अब आता है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा डेली आप सभी लोग 5 आंसर्स लिखिए, है ना, डेली 5 आंसर्स लिखिए। और आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट को साथ में लेके चलना है। अब ये कैसे होगा, देखिए, डेली, है ना, और यहाँ पे वीकली। अब आपके पास कितने हफ्ते बचे हैं, मान के चलो 4। ठीक है, डेली आपको 5 आंसर्स लिखने हैं और एक ही सब्जेक्ट के मत लिखना। ठीक है, एक जीएस 1 का लिखो, एक जीएस 2 का लिख लो, 3 का लिख लो, 4 का लिख लो। ठीक है, मिक्सअप करने के लिए 5 और 6 का भी कर सकते हो कि भाई 2 इसके उठा लिए, 2 इसके उठा लिए, 3 इसके उठा लिए, 2 इसके उठा लिए, है ना। तो मिक्स करके आंसर लिखो, तो इससे आपको, क्योंकि आपका देखो एक दिन में 2 पेपर होगा, जीएस 1 2 एक साथ होगा, 3 4 एक साथ होगा, 5 6 एक साथ होगा। तो जो मेंटालिटी है ना, वो आपको चेंज करनी पड़ सकती है कि जीएस 1 ही नहीं हम बस लिख रहे हैं, जीएस 2 भी लिख रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा, एक तो बोलते हैं ना, बोरियत भी नहीं होती है, राइट। अब वीकली क्या करना है आपको, मैं बना रहा हूँ सैटरडे
और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को आपको क्या करना है, सैटरडे को आपको 2 जीएस के पेपर लिखने हैं। मान के चलिए आप जीएस 1 और जीएस 2 का आपने पेपर दिया, और संडे को आपने 2 जीएस पेपर दिए, जीएस 5 और जीएस 6। और इसकी टाइमिंग क्या होगी, वही टाइम जो आप एक्चुअल एग्जाम में करोगे, सुबह 9 से 12 और दोपहर में 2 से 5। ठीक है, इन 2 शिफ्ट में आप इन पेपर्स को लिखोगे दोनों दिन, सैटरडे को 9 से 12 2 से 5, संडे को 9 से 12 2 से 5। ये तो आपको 2 वीक मिनिमम करके जाना है, तभी आप एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट को फेस कर पाओगे कि क्या मैं 6 घंटे बैठ सकता हूं, नहीं बैठ सकता हूं। ये ध्यान रखिएगा, जो मेंस का आपका स्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वो रहता है आपकी स्टैमिना का। ठीक है, कितने चीज़ों को आपने पहले से तैयार करके रखा है, क्योंकि देखो 6 घंटे लगातार फोकस करके रहना इंसान की बस की बात नहीं। इस वजह से आपको जो स्ट्रक्चरिंग मैं बता रहा था ना, वो बहुत काम आने वाली है। वो पहले से बना के रख लो, और कुछ नहीं करना है, जो जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उनको बना के रख लो। ठीक है, अभी मैं पेपर वाइज आऊँगा, उसमें भी समझाता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग। अब आइए, तो दिन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और फोर्थ पार्ट है। देखो, दिन के 4 हिस्से में अगर मैं बोलूँ, ये हो गया आपका अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका हो गया लेट मॉर्निंग, ये हो गया आफ्टरनून। इवनिंग में आपको क्या करना है, अभी भी ध्यान रखिएगा, बैलेंस रहिए। तो यहाँ पे आपको 1 आवर डेडिकेट करने हैं आइदर टू स्पोर्ट्स / एक्सरसाइज / मेडिटेशन। ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम नेगेटिव थॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड रहती है, ये चीज़ें। ठीक, फिर आपका 1 आवर क्या रहेगा, आपका इसमें रहेगा रिवीजन। रिवीजन में आप क्या करोगे, कुछ नहीं, रिवीजन में आपको ध्यान रखना है, डेटा बना लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स को फोकस करो कि अगर मान के चलो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूँ। रिसेंटली यूनियन बजट में अगर आपने देखा होगा, बिहार में मखाना प्रोसेसिंग के लिए पूरा प्लांट लगाया जा रहा है, राइट। तो इस टाइप के करंट के एग्जाम्पल्स का आप अपनी डायरी या नोट्स में छोटा छोटा बना के रखो। ठीक, करंट के आपकी केस स्टडी, राइट, केस स्टडी कैसा, अब आप सबको पता है इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कुछ पूछ सकता है, तो अब रिसेंट पहलगाम वाला जो केस स्टडी वो मेंशन कर सकते हो, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसको थोड़ा कनेक्शन स्टार्ट करो, ये रिवीजन फेज रहेगा पूरा, इसमें आपने जो भी आपने किया, अब इनको आप समेटने का काम करोगे, कंसोलिडेशन फेज रहेगा, ये डेली आपको करना है। ठीक है, दिन में ऐसे आपने ये सब पढ़ा, सारी चीजें की, अब रात में आओ, देखो अच्छा यार इसमें मैंने वैल्यू एडिशन क्या क्या किया था, ये वैल्यू एडिशन वाला काम होगा। इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, फिर आप इसको मान के चलो 10 दिन आपने ये किया, फिर 10 दिन के बाद आप सब्जेक्ट बदल दो, है ना, फिर 10 दिन के बाद सब्जेक्ट बदल, तो आपका पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसी ये आपका होगा क्या, पहली चीज कि डेली रूटीन मेरा भी क्या होने वाला है, राइट। अब आइए बात करते हैं पेपर वाइज स्ट्रेटजी की। ठीक, पेपर वाइज स्ट्रेटजी, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल स्टडीज पेपर 1। अब देखो मुझे इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है या मैंने पढ़ी है। पहली चीज आपने क्या पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ा। ठीक है, हिस्ट्री में भी आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, एंशिएंट / आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल / आर्ट एंड कल्चर। अब बोलोगे सर आप 2 बार आर्ट एंड कल्चर क्यों लिख रहे हो। एंशिएंट हिस्ट्री, जो एंशिएंट इंडिया थी उसकी अलग आर्ट एंड कल्चर है, गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, मिडिवल की अलग है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना है, इन दोनों में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देखी है, मैंने जो करवाई है, उसका पूरा वीडियो, उस वीडियो को जाके देखिए, आपने एक चीज समझ में आएगा, इसमें फोकस आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही हो रहा है, दोनों एरा का। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अगर आप देखो तो 2-3 चीजों पे ही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और वर्ल्ड वॉर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देन आपने पढ़ा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके लिए सिंपल एक सोर्स है, आप अपने स्पेक्ट्रम को
रिवाइज करिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। बार बार महात्मा गांधी, ठीक है, पर्सनालिटीज, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करवाई हुई है, वो वीडियो देख लो। उतनी चीजें आपको बस अभी करनी, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ठीक है। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, वो एनालिसिस देखिए, और इन सारे सब्जेक्ट्स में केवल मेन टॉपिक्स पढ़ने का वक्त है, उन पे ज्यादा फोकस करिए। अननेसेसरी चीजें मत पढ़ने लगे कि अब चलिए मैं जाके पढ़ रहा हूँ कि यार दिल्ली सल्तनत में कौन कौन रूलर थे। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए, आपने इसमें पढ़ा इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले क्या करोगे, वही एनालिसिस देख लेना सोसाइटी के किन किन क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। सोसाइटी के वैसे भी जो सिलेबस है वो 5-6 पॉइंट का है, उन सभी 5-6 पॉइंट्स के ऊपर आपको स्ट्रक्चरिंग करके रख लेनी। गॉट इट। अब सोसाइटी के आंसर जब भी आप लिखोगे, इसमें आपको लिख डालना ही डालना है करंट अफेयर्स। कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। वुमेन हो गई, वीकर सेक्शन हो गया, ग्लोबलाइजेशन क्यों किया गया, इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का, यही बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो अब उस आंसर को, आपका आंसर एक जनरल आंसर से कैसे डिफरेंट हो सकता है, उन एग्जांपल्स की वजह। जैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन, लेके आइए कि इस बार की जो हमारी अभी जो वॉर हुई थी, उसमें भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए हमारी जो वुमेन थी, उन्होंने लीड किया। आप नाम मेंशन करिए, ठीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी हो गई, या विंग कमांडर आपकी, जो उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे वुमेन का नेचर, कैसे वुमेन का जो रोल है ट्रेडिशनल रोल से आप इवन देश की सेफ्टी, देश की सुरक्षा में भी वो सामने आके काम कर रही हैं, ठीक है। ये है, होता है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, राइट। आप पायलट्स का नाम मेंशन कर सकते हो। मैं केवल इंडियन आर्म फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हर सेक्टर से, ठीक है। जो जो सेक्टर हैं, आप वहाँ पे इस टाइप के एग्जाम्पल्स लाइए। पीवी सिंधु का नाम लेके आइए, मैरी कॉम का नाम लेके आइए, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, लेकिन करंट की चीज़ें रहें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। ये चीज़ आती है। फिर आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगेन स्टैटिक है, पूरा मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चंस ही आते हैं। हमने देखे बार बार आपका लैंडफॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लाइमेट पे कोई पूछ रहा है, उनको तैयार करके, उनको स्ट्रक्चर करके रख लो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ज्योग्राफी में ट्राई करिएगा मैप वर्ल्ड का और इंडिया का, है ना, बनाना सीख लीजिए। जैसे भाई मान के चलो हिमालय के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस में क्या फर्क है, तो आपको पूरा इंडिया का मैप नहीं बनाना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये शो कर दो कि भाई ये ओरिएंटेशन है, ये आपके वेस्टर्न हिमालयस हो गए और ये वाले आपके ईस्टर्न हिमालयस हो गए, ठीक है। चाहो तो इनको ऐसे ऐसे शो कर देना, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दो कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इनका ओरिएंटेशन है, ठीक। अब आप यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हो यहाँ पे कि भाई वेस्टर्न हिमालयस हैं, राइट, इनके बारे में बता दो कि स्नो लाइन कैसी होती है इनकी, ठीक है। यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है कम है, राइट। सनरेज का आप बता सकते हो, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता सकते हो। फिर ऐसे ही आप ईस्टर्न हिमालयस का बता दीजिए। तो ड्रॉ करना सीखिए, है ना, और हमेशा ट्राई करो कि इसको बॉक्स में आप अपने ऐड कर दो, राइट। तो ये हो गया। अगर आपको ऐसे ही साउथ इंडिया का दिखाना है कि भाई वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, केवल इतना बताओ, यहाँ से बता दो वेस्टर्न घाट्स, और ये आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए। ये डैश डैश क्यों बताया, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है ईस्टर्न घाट्स, राइट। या बता दो कि भाई अगर मानसून का पूछ रहा है तो आप बताइए कि ये एक विंग ये जाती है मानसून की, एक ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है, ठीक है, ये आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, राइट। ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका विंडवर्ड साइड हो गया वेस्टर्न घाट्स का, ये आपका लीवर्ड साइड हो गया, इस वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है। तो मैप के थ्रू आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ वर्ल्ड का पूछ ले। वर्ल्ड का कुछ नहीं, सिंपल सा आपको एक काम करना, एक यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बनाना, कुछ भी चीज़ पूछ रहा है, अगर एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है वर्ल्ड का, ठीक है, एक ऐसे नॉर्थ अमेरिका बना दो, साउथ अमेरिका बना दिए, है ना, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। कुछ नहीं, सिंपल सा कुछ भी। अगर आपको विंड्स के बारे में बताना तो आप यहाँ पे बता दो कि भाई यहाँ पे आपकी
यहाँ पे आपकी कौन सी विंड बहती है, यहाँ पे आपकी आपकी ये है कौन से आपकी, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के कौन से माउंटेन रेंज है, ये आपके अपलेशियंस हो गए, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स रेंज हो गया, राइट, रॉकी माउंटेन है तो यहाँ पे आपकी चिनूक बहती है, ठीक है, आपकी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में आपके यहाँ पे ब्रिक फील्डर्स हो गई, बर्ग हो गया यहाँ पे, हरमटन यहाँ पे हो गई, हरमटन विंड्स, ठीक है, एल्प्स में आपकी फॉन वगैरह जो चलती हैं, ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे शो कर सकते हो इनका डायरेक्शन दिखाते हुए, राइट। इंडिया में आपकी लू वगैरह हो गई, अगर जो लोकल विंड्स की अगर बात कर रहे हैं, तो मैप का यूज ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा ज्योग्राफी के लिए। आइए, तो मैप बेस्ड आपको यहाँ पे शो करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाओगे। एक और चीज याद रखिए, क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा लिख रहा है साइक्लोन इज अ विंड पैटर्न, ठीक है, उसको डिफाइन कर रहा है साइक्लोन वो को, वहां से आपसे पूछा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो स्पेसिफिकली मेंशन करिए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ विंड पैटर्न हैविंग लो प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है, सराउंडेड बाय हाई प्रेशर विंड्स, ठीक, बी वेरी स्पेसिफिक, साइक्लोन नहीं पूछा, वो आपसे ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा है, राइट। तो ये चीज यानी क्वेश्चन की डिमांड समझिए और कंडीशंस को लेके आप वहां पे स्ट्रक्चर बना के आ रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंडीशंस बताइए कि 27 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर होता है, ओके, इस टाइप से आपको करना है। तो जीएस पेपर 1 की हमेशा स्ट्रैटेजी रहेगी, हिस्ट्री जब भी आप लिखें, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन जब भी आप लिखें, इसमें ध्यान रखना टाइमलाइन अप्रोच जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है, टाइमलाइन होगी। अगर आर्ट एंड कल्चर का पूछ रहा है, आप डायग्राम बना सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो एटलीस्ट फीचर जरूर लिख के आना, ठीक है। सोसाइटी के क्वेश्चन कभी भी आए, करंट अफेयर्स इसमें स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो, कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये करंट अफेयर बेस्ड पूछा है इसने, एक क्वेश्चन इसीलिए पूछा है क्योंकि करंट में कुछ हुआ, तो उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दीजिए, रिसेंटली दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यस ये स्टूडेंट जो है इसको आइडिया है कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सोसाइटी में करंट अफेयर्स की चीज़ जरूर मेंशन करिए। ज्योग्राफी में आपका मोस्टली स्टैटिक ही रहता है, स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे आप ट्राई करिए मैप्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाइए। तो GS1 की स्ट्रैटेजी तो ये रही। अब आइए GS2 की बात करते हैं। ठीक है, GS2 सबसे स्कोरिंग है। GS2 के आंसर में देखो, क्वेश्चन जो आपके GS2 के बने होंगे ना, तो 3-4 पार्ट के रहते हैं। पहली चीज आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपके ऊपर रहेगा गवर्नेंस के ऊपर, राइट, ई गवर्नेंस, राइट, ई गवर्नेंस हो गया, या फिर आपका सिटीजन चार्टर, जो बेसिक बेसिक सीधी चीजें दी गई ना उस पर पूछ लेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। फिर आपका इसमें गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। देन आपका इसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, है ना। तो इसमें आपको किस पे फोकस करना है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस रहेगा, पहली चीज इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स में कौन कौन हो गए हमारे, पाकिस्तान, ठीक है, हमारा चाइना के साथ रिलेशन, बांग्लादेश डेफिनेटली इस बार पूछेगा आपसे, ठीक है, बांग्लादेश पे क्वेश्चन आना ही आना है। आपका श्रीलंका हो गया, राइट, ये हो गया। देन हमारे जो मेजर पार्टनर्स हैं, मान के चलो इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड रशिया, ठीक है, इंडिया इजराइल भी पूछ सकता है, और इंडिया जापान, ये हो गए इंटरनेशनल किसके। और फिर आपकी कुछ हो जाती है ग्रुपिंग्स, जैसे ब्रिक्स के ऊपर इस बार पक्का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, आसियान के ऊपर पूछा जा सकता है, WTO के ऊपर पूछा जा सकता है क्योंकि ट्रेड वॉर चल ही रही थी, है ना। ये करंट सारी चीजों को ध्यान रखो, जो जो चीजें करंट में हुई हैं उधर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इजराइल वाला पक्का पूछेगा, इजराइल ईरान वॉर चल रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही, तो इंडिया का रोल या इस टाइप से आपसे कुछ ना कुछ कनेक्ट करके पूछेंगे।
नेबर्स के साथ, मेजर जो कंट्री उनके साथ, और हमारी जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में हमारा पार्ट है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इसमें आपका बिम्स्टेक वगैरह भी पूछ सकता है, राइट, बिम्स्टेक हो गया। इन चीज़ों को शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आप तैयार करके रख लो। अब देखो आईआर तैयार करने का तरीका कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो आईआर में ध्यान रखना, दो कंट्रीज हैं ऑब्वियसली ना, कि मान के चलो इंडिया एंड चाइना, ठीक। तो आपको जो भी इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन आपका कोई रीसेंट केस, रीसेंट इवेंट्स के ऊपर होना चाहिए। इवेंट बता दो कि इंडिया और चाइना रिसेंटली ब्रिक्स समिट में साथ में इस बात बारे में डिस्कशन हुआ, या इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स यहाँ पे मिले इस पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर आप बताओ इंडिया चाइना का एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट, एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्या क्या कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के। जैसे पहला हो गया आपका बॉर्डर इशू, ठीक है, ये आपका जोग्राफिकल हो गया, है ना। दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इशू में आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड मेंशन कर सकते हो, या ट्रेड राउट्स को मेंशन कर सकते हो, जैसे आपका सीपेक हो गया, या साउथ चाइना सी हो गई, ठीक। फिर आप और एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट और कहाँ कहाँ पे इंडिया और चाइना में, ठीक, उसको आप मेंशन कर सकते हो, राइट। पॉलिटिकल कोई इशू अगर चल रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता है चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, राइट, डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे थोड़ी सी हैम्पर्ड है ना, फ्रीडम्स उतनी नहीं है, ठीक। इंटरनेशनल लेवल पे देख लो कि ताइवान इशू में इंडिया का रोल, या पाकिस्तान इशू में चाइना का रोल, ठीक। हमेशा हर कंट्री का एक पोर्शन होगा जो उससे उसकी लड़ाई चल रही है। चाइना की चल रही है ताइवान के साथ, चाइना बोलता है ताइवान हमारा पार्ट है, अलग हम गवर्नमेंट देंगे नहीं। पाकिस्तान वैसे ही इंडिया पाकिस्तान चल रहा है कश्मीर इशू को लेके। तो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट्स आप इनका ध्यान दे दीजिए, राइट। एक और इसमें इंडिया चाइना का इशू है यूएनएससी मेंबरशिप को लेके, चाइना हर बार वेटो लगा देता है। फिर ऐसे ही आइए इनका एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन सोचिए, चाइना और इंडिया कहाँ कहाँ कोऑपरेट कर रही है। जैसे हम ब्रिक्स में साथ में मेंबर्स हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, राइट। या अगर आप देखें तो बॉर्डर लेवल पे भी हम बातें कर रहे हैं, एलएसी पे हमारा सीज फायर, इन सारी चीज़ों को लेके मिलिट्री कमांडर एक दूसरे से मिले, एरिया ऑफ कोऑपरेशन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक। और आप बताइए कि वे फॉरवर्ड कैसे इन दो देशों में समझौते अच्छे हों, राइट, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली चाइना के कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन वो इंडिया आ रहे हैं, अपना प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऐसे आप अपना आईआर को तैयार कर सकते हैं। सिंपल फॉर फंडा है। और मेंशन आपको बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ करना है करंट में क्या हो रहा है दो देशों के बीच में। करंट अफेयर्स यहाँ भी बहुत काम आने वाला है। स्टैटिक लिख के बस मत आइएगा, ओके। चलो अब आती है बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें मोस्टली आपका कंपैरिजन आ जाता है ना, कंपैरिजन पूछ लेगा, या किसी आपके प्रोविजन के बारे में पूछ लेता है। तो इसको कैसे डील करना है, यहाँ पे मस्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को मेंशन करना। आर्टिकल नंबर्स याद रहे आपको, अमेंडमेंट्स याद रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नेंस में आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस पता होने चाहिए, क्या डिसीजन आया, क्या जजमेंट आया, आर्टिकल नंबर, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट केसेस। सेकेंड एआरसी की जो रिकमेंडेशन है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आपके आंसर में दिखे, राइट। गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स है गवर्नेंस रिलेटेड, जैसे मान के चलो ई गवर्नेंस के लिए गवर्नर ने क्या किया है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ उमंग ऐप होती है, इस टाइप की ना ई गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ों को एग्जाम्पल्स, डेटा, इन सब के थ्रू आपको बताना है, राइट। तो ये तो आपके आंसर में जीएस पेपर 2 में आर्टिकल नंबर, सुप्रीम कोर्ट केसेस, या सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन, किसी कमीशन या कमिटी का नाम, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला, ओके। ये चीज़ें आपको जीएस पेपर 2 में रखनी है, जो कि मस्ट है। मस्ट क्या क्या है, आर्टिकल नंबर का नाम, नंबर, ठीक है। दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट केसेस, और ये क्यों करना है, चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, राइट। सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन, ये गवर्नेंस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। डिजिटल यू कैन से डिजिटल प्रोग्राम कोई है वो जो चल रहे हैं उनका नाम मेंशन करना
ये आपका मस्ट है जीएस पेपर 2 के लिए। ये अगर आपके आंसर में नहीं, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, ये तो होना ही चाहिए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ओके। आपका एंटी डिफेक्शन के ऊपर पूछा जा सकता है। रिसेंटली जैसे इलेक्शन कमीशन में चेंजेस आए थे, तो जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको तो तैयार करना ही करना है। और मैं ट्राई करूंगा, मैं जो भी जीएस पेपर 2 और 3 रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां करंट अफेयर्स के, वैसे तो मैंने बना रखा है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पूरी फाइल है। आप यूपीपी से सक्सेस माइंड पे जाके उसको दोनों मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक पेपर 5-6 स्पेसिफिक मैंने बनाया हुआ, और एक मैंने जीएस 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से बनी हुई है। गॉट इट। अब आ जाओ जीएस पेपर 3, राइट। जीएस पेपर 3 में जीएस पेपर 3 सबसे डाइवर्स पेपर यही है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं एक तो बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके, जिसमें बार बार एक क्वेश्चन आप ध्यान देना, मैंने एनालिसिस जो कराई है, नहीं अगर देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, राइट। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे बताया है, जीएस पेपर 1 2 3 सबकी एनालिसिस मैंने कराई, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो प्लीज वो देख लीजिएगा, राइट। इंडियन इकोनॉमी में जैसे आप बार बार देखिएगा, नीति आयोग का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, इस बार भी पूछा जा सकता है। फिर आपका ये बन जाता है, डिवाइड होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एमएसपी हो गया, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज हो गया, ठीक है। आपकी सब्सिडीज हो गई, डायरेक्ट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ठीक है। इसके ऊपर पूरा ये बटा हुआ है। इरिगेशन हो गया, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ना, भारत में इरिगेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका ये डिवाइडेड है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी आपको क्या तैयार करना है, ध्यान रखिएगा, स्पेस, ओके, आपका डिफेंस रिलेटेड, ठीक। फिर आपका हो गया बायोटेक, राइट। इन 3 टेक पे ज्यादा आपको फोकस करना है। नैनो टेक मैंने मेंशन नहीं किया, चाहो तो कर लेना उसको भी तैयार, ठीक है। और सारी चीजों में, साइंस एंड टेक में भी करंट एग्जाम्पल जरूर होने चाहिए, ठीक है। स्पेस टेक की अगर बात कर रहे हैं क्वेश्चन, तो भारत स्पेस टेक में क्या कर रही है, जैसे अभी आने वाले टाइम में भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनने वाला है, गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, तो इस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल्स रेडी होने चाहिए। भारत ने स्पेस टेक में क्या क्या किया है और क्या क्या आगे करने वाला है, ये आप पे लिखे होने चाहिए। बस केवल वर्ड्स तो आपको डालना है, पूरी चीज़ें नहीं पता, वर्ड्स पता है ना, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। फिर आपका इसमें आता है, देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो इस बार आपको पता है, जैसे महाकुंभ में क्या हुआ था, स्टैम्पीड हुआ था, ठीक है। केरला में फ्लड्स आई थी, राइट। उत्तराखंड में आपके लैंडस्लाइड्स हुए थे, ठीक है। और साथ में एनडीएमए एक्ट 2005, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल लेवल पे सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है, योगो प्रोटोकॉल एंड सेंडाई फ्रेमवर्क, ये आपको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर नोट करके रख लीजिएगा। और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो अलग अलग टाइप के डिजास्टर है, कभी स्टैम्पीड हो रहा है, कभी फ्लड हो रहा है, तो एनडीएमए की गाइडलाइंस इन अलग अलग डिजास्टर्स के लिए क्या है, वो नेट पे इजीली अवेलेबल है, एक बार देख लेना। तो मैंने इन चीज़ों को हमारे करंट अफेयर्स वाली मैगजीन में भी ऐड कर रखा है, ठीक है, उससे भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आपका एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एयर पॉल्यूशन, जिसमें पॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है, इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो सबसे ईजी है वो है आपका सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, जिसके अंदर आपका नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें आती हैं। इन सब के ऊपर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाओगे ना, काम हो जाएगा। अगेन उसमें भी आपको करंट वाली चीजों को ऐड करना है, जैसे अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें न्यूज में थी। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे आपने देखा होगा कि केरला की एक एक्स मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट थी वो स्मगलिंग के उसमें पकड़ी गई। तो ये सारी चीज़ों का आपको एग्जाम्पल्स इनके तैयार होने चाहिए, हर चीज़ में करंट के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, केवल स्टैटिक लिख के मत आ जाना कि ये इसमें ये होता है। एग्जाम्पल बताओ, अगर स्टैम्पीड का क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कि रिसेंटली महाकुंभ में स्टैम्पीड वाली घटना हुई जिसमें बहुत लोग मरे। स्टैम्पीड एक
टाइप का डिजास्टर जिसको हम रोक सकते हैं, है ना। तो इसका बस रेफरेंस दे दोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा यस ये स्टूडेंट अवेयर है। और बस कोई बच्चा जनरल लिख के आ जाएगा, स्टैम्पीड ये होता है, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में जो उसको मिल सकते थे एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो GS3 में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि GS3 में मेरे लिए मस्ट क्या क्या है। GS3 में मस्ट है, पहली चीज तो हो गया करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स आपका मस्ट हो गया, ये आपका कोई इवेंट हो सकता है या कुछ और। दूसरी चीज होगी डेटा। अगर स्पेशली एग्रीकल्चर पे जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉल्यूशन पे आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको डेटा के थ्रू जस्टिफाई करिए। डेटा में किसका, आप IPCC का ले सकते हो, पूछ सकता है ग्लेशियर मेल्टिंग के ऊपर तो IPCC की रिपोर्ट बताइए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर पूछ सकता है। तो इनको डेटा के थ्रू आपको इन चीजों को जस्टिफाई करना है। ओके, फिर हो गया इसमें ग्राफ का यूज। ग्राफ पूछ सकता है आपसे फिस्कल डेफिसिट या भारत का कितना खर्चा हो रहा है, हम डिफेंस या इन चीज़ों पे कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो कि डिफेंस में हमारे खर्चे, डिफेंस सेक्टर में हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका ईयर हो गया, या आपका कॉस्ट हो गया, या आपका ईयर। डेटा नहीं भी तो पता है, आप ट्रेंड बता सकते हो। तो यहाँ पे ग्राफ, डेटा, करंट अफेयर्स वाली सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर का कोई भी क्वेश्चन है तो NDMA एक्ट 2005 ये बहुत ज़रूरी है। सेंडाई फ्रेमवर्क, इस टाइप की चीज़ों को लिखना आपको है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा GS3 के लिए क्या मस्ट है। राइट, अब आती है बात GS पेपर 4 एथिक्स। एथिक्स में मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा GS पेपर 4 एथिक्स। इसमें आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स, किस टाइप के एग्जाम्पल्स मैं यूज कर रहा हूं। एक होते हैं ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स। ट्रेडिशनल एग्जाम्पल मतलब महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, विवेकानंद जी, है ना, ये ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स हो गए। एक होते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल्स। मॉडर्न एग्जाम्पल्स में कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, डिटर्मिनेशन, विल पावर, मेंशन करिए महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एग्रेशन हो गया, या अगर डिटर्मिनेशन चाहो तो आप विराट कोहली का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कैसे पहले उनका परफॉर्मेंस बुरा था, फिर उन्होंने अपने पे वर्कआउट किया, डिसिप्लिन के साथ काम किया, नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक, आप रोनाल्डो का नाम मेंशन कर सकते हो। ये मॉडर्न में आप जो करंट लोग हैं ना, उनके ऊपर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो कैलाश सत्यार्थी जी का नाम, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चालू किया। ठीक है, छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, आप जो रिसेंट ब्यूरोक्रेट हैं उनके नाम मेंशन कर सकते हो। जैसे अभी अशोक खेमका जी रिटायर हुए, उनको बोला जाता है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का वो जीता जागता उदाहरण है। तो ये हो गया कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स। अब एक आता है, इसमें आप चाहो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिख दो, ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिख दो। ठीक है, आपको लग रहा है कोई एक्टर है जिसने बहुत अच्छा काम किया तो उसका नाम मेंशन कर दो। राइट, तो ये आपके ऊपर, इसमें पूरी फ्रीडम है। फिर एक आता है सिचुएशन। राइट, सिचुएशन, इसमें चाहो तो आप अपनी पर्सनल स्टोरी भी लिख सकते हो। ठीक है, पर्सनल एग्जांपल भी दे सकते हो कि आपने कब इंटेग्रिटी शो की। तो आप बताइए कि भाई मैं एग्जाम चल रहा था, सब बच्चे चीटिंग कर रहे थे, उनके लोग आके बिहार में उनको पेपर दे रहे थे, मैंने नहीं किया, मैंने अपने उसको ध्यान में रखा और इंटेग्रिटी के साथ काम किया। तो पर्सनल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल देने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना, है ना। आप सब सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो एक सिविल सर्वेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे दिखाएगा, है ना। तो आप उस वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू उसको जस्टिफाई कर दीजिए। तो ये पूरा और पूरा गेम है एग्जाम्पल्स का। फिर इसमें एक चीज़ आती है फिलॉसफीज। फिलॉसफीज में बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि सर फिलॉसफीज को कैसे इंटीग्रेट करें आंसर में। ठीक है, बहुत सारी फिलॉसफीज है आपकी, यूटिलिटेरियनिज्म हो गई। ठीक है, आपकी इसमें डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी हो गई, अल्ट्रुइस्टिक थ्योरी हो गई, कांत की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गई। तो कुछ नहीं, इनके पास शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और सारी थ्योरी मोटा मोटा वही बोलती हैं कि जैसे आपकी यूटिलिटेरिज्म बोलती है कि एंड रिजल्ट मायने नहीं रखता है, किस तरीके से आपने काम किया, वेज वो अच्छे होने चाहिए। डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है, नहीं भाई एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे तुमने जो भी रास्ता यूज किया हो। तो इन थ्योरीज का यूज कैसे आप कर सकते हो किसी चीज को जस्टिफाई करने में, है ना। किसी आदमी ने
अपनी जॉब बचाने के लिए, क्योंकि भाई उसके घर में एक बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं, उनकी परवरिश ना रुके, तो उसने क्या किया, जॉब में कुछ थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें कर दी जो कि अनएथिकल था। लेकिन डिटर्मिनिज्म क्या बोल रहा है भाई, एंड रिजल्ट उसका क्या है कि उसके जो बूढ़ी माँ और वो सब ठीक रहे, ठीक है, अदरवाइज उसकी जॉब चली जाती तो कौन उनका देख रेख करता, तो ये तो उसको सही बताती है ना। लेकिन जो यूटिलिटेरिज्म है वो अल्ट्रुइज्म कुछ और बोलती है। महात्मा गांधी बोलते थे रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मीन्स आपका सही होना चाहिए, है ना, उनके हिसाब से अलग है। इसके लिए अब जैसे गांधी जी के 7 सेंस कौन से हैं, जैसे पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, है ना, इनको तैयार करके लोग छोटे छोटे, और इनको अपने आंसर में बस आपको ऐड करना है। और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज। हमने यूपी पीसीएस की बहुत ही हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है मेंस की। मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन करिए उसको, कुछ पेपर अटेम्प्ट करके देखिए, आपको लेवल फर्क, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कैसे हमने इन चीज़ों को एकदम बोलते ना बहुत ही कस्टमाइज तरीके से क्यूरेट किया है यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। क्यों, क्योंकि इसमें अब आपका जो कंपटीशन है वो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, चाहे इस बात को आप मानिए ना मानिए, तो लेवल उनका जो वो गेम लेके आएंगे आपके यूपी पीसीएस में, आपको भी उसी लेवल या उससे ऊपर करना है, तभी नंबर मिलेगा, तभी रैंक आएगी, तभी एसडीएम डीएसपी या आप असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बन पाओगे, है ना। बाकी भी और भी सर्विसेज हैं, लेकिन मैं इन 3 को टारगेट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आती है बात जीएस पेपर 5 एंड 6। एक ही बार पेपर हुआ है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी आपने देख लिया है, बच्चों के नंबर भी आपने देख लिए, कोई भी संतुष्ट नहीं था, कोई भी खुश नहीं था। रीजन, रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज भी एक दो थे, तो वो इतने बल्कि रिसोर्सेज कि उनको प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं जा सकता है, हर टाइप का इंफॉर्मेशन भर दिया गया। तो मैंने एक ही इसका सोल्यूशन लेके आया था। हमने जो पेपर 5 एंड 6 के जो नोट्स निकाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। इसको आप पढ़िए, और इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ क्या करना है, जो बोलते हैं ना वैल्यू एडिशन, वो करंट अफेयर्स को ऐड करना है पेपर 5 एंड 6 के लिए, जिसके लिए हमने नोट्स निकाल रखा है, हमारी ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का नाम क्या है, यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड, ठीक है। आप बस सक्सेस माइंड भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, सारे सैंपल्स भी हैं, और हमारा जो वाईटी चैनल है ये सारे वीडियोस वहीं पे आएंगे, और हमारी ऐप भी यही है, सक्सेस माइंड के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यूपी पीसीएस जब पेपर 5 एंड 6 आप लिखने जाएं, आपको यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं, यूपी स्पेसिफिक डेटा लिखना है, और यूपी स्पेसिफिक केस स्टडी लिखनी है, और यूपी स्पेसिफिक पर्सन्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जनरल लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल सब कहाँ मिलेंगे, हमारी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें, डेटा वेटा सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चा बोलता है सर आपकी बुक में ना 2022 और 23 का डेटा दिया, मुझे 25-26 का चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, डेटा केवल और केवल ट्रेंड को समझाने के लिए रहता है। भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 130 लिख रहे हो या 135 लिख रहे हो, अराउंड 130 भी लिख दोगे चलेगा, ये क्या दर्शा रहा है कि हम उसमें रैंकिंग में बहुत पीछे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक नंबर के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक अंदाजा, अब ये भी लिख दोगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग काफ़ी पीछे है, वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। आइडिया होना चाहिए कि हम क्या, हमारा डेटा से हम क्या बताते हैं, डेटा से हम इनसाइट्स निकालते हैं कि भाई इससे हमारा परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। आपको एब्सोल्यूट नंबर याद है, वेल एंड गुड, एक अंदाजा भी है, अराउंड भी लिख सकते हो। तो डेटा के पीछे बहुत भागना नहीं है कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता है, आप एक अंदाजा भी बता सकते हो कि हाँ यार पीछे हैं, अच्छे नहीं हैं हम इसमें, है ना। अब जैसे फायर पावर इंडेक्स, उसमें इंडिया चौथे नंबर पे है, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेटा हमको केवल यही चीज़ शो करने के लिए यूज़ करना है। एग्जैक्ट पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता, अंदाजा भी है, तो भी कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। इन चीज़ का याद रखिएगा, लेकिन यूपी स्पेसिफिक हो, और इस पेपर 5-6 के जो नोट्स में है सारी चीज़ें दी हुई हैं, और ये बुक जो है इसकी एक स्पेशलिटी है, ये मेंस के हिसाब से क्यूरेट की गई।
कि अगर कोई टॉपिक है उसके प्रोस कॉन्स क्या क्या पॉइंटर्स लिखें, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उस फॉर्मेट में ये दिया गया है। तो आपको ये बहुत हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा स्ट्रैटेजी जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 के रिगार्डिंग। अगर मैं एट द एंड कंक्लूड करूं तो हमने मोटा मोटी क्या देखा है। ठीक है, एंटायर स्ट्रैटेजी जो हमारी है ना, उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी। पहली चीज हमने देखी बेसिक रीडिंग, है ना। हमने 2 जीएस पेपर साथ में लेके चल रहे हैं, बेसिक रीडिंग चल रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा क्या, कनेक्ट विथ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हुए चलिए। स्ट्रक्चरिंग, है ना, स्ट्रक्चरिंग करते हुए चलिए किस किस चीज की, पीवाईक्यू और टॉपिक्स की। वैल्यू एडिशन पे हमने बात की। वैल्यू एडिशन हम कैसे कर रहे हैं, पेपर स्पेसिफिक, पेपर स्पेसिफिक। ठीक है, कि अगर जीएस पेपर 2 है तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, जीएस पेपर 3 है तो ये कुछ चीजें होनी चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, और सभी में इंक्लूडेड क्या रहेगा, ओवरऑल करंट अफेयर्स। ये इस पॉइंट में भी है, इसमें भी है, इस पॉइंट में भी वैलिड है और इस पॉइंट में भी वैलिड है। ठीक, तो ये हमने ओवरऑल सीखा। और अल्टीमेटली क्या आता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अभी भी मैं बता रहा हूं, जो बच्चे आंसर राइटिंग नहीं किए हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 12 सेक्शनल हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, और 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके साथ साथ 2018 से 23 तक आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको ऐसे का भी टेस्ट मिलेगा, राइट, और कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिलेंगे। ये सारा आपको मिलेगा कितने में, केवल 2500 रुपये में। वैसे तो कॉस्ट 5000 है, बट जो बच्चा मेंस लिख रहा है उसके लिए 50% डिस्काउंट है। तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करिए, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा। और एटलीस्ट 6 सेक्शनल और ये 12 फुल लेंथ, मतलब 6 का एक सेट और 6 टेस्ट का एक सेट, GS 1 2 6। ठीक है, मतलब आपको 2 सेट ये पूरे मिलेंगे। तो एक सेट आप अपना प्रॉपर टाइम लगा के 9 से 12, 2 से 5, 3 दिन लिखिए। एक बार ये अटेम्प्ट करके ही जाना, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो बच्चा करके जाएगा उसको एक्चुअल पता रहेगा कि यस इस टाइप से मुझे बैठना है, इतना लंबा बैठना होगा और मेरी परफॉर्मेंस ये रहेगी। ये आप करके जाओगे ना तो उस दिन एक्चुअल एग्जाम वाले डे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये था बेटा ओवरऑल। आप सबको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम यूपीपीसीएस सक्सेस माइंड पे ज्वाइन कर लीजिए, या हमारा ये नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8770272575। ठीक है, तो आप इससे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो बच्चा आपकी मेंस की तैयारी कर रहा है, किसी कुछ टाइप के दुविधा में है या कंफ्यूजन है, आप हमसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट करिए। हमारा एक पूरा ईयर लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग, पूरी टाइम टेबल, डिटेल शेड्यूल, स्टडी प्लान, सारी चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए मेंटर का काम करेंगे। पढ़ना आपको है, लेकिन हम आपको पूरे साल भर एक सही रास्ते पे टारगेटेड वे में उसको करवाएंगे। ठीक है, तो उसको अगर आपको ज्वाइन करना तो अगेन इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर अच्छे से करना। एक सेशन में और लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, राइट। वैसे तो हमने मेंस करंट अफेयर्स की पूरे नोट्स निकाल दिए हैं, आप उसको पढ़िए, उसमें सारी चीज़ें कंपाइल्ड मिलेंगी। ठीक है, आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।